रूहान स्वरा की हालत देखकर गुस्से से भैरव को देखता है और उसे मारने के लिए उठने वाला होता है कि अचानक स्वरा उसके हाथों को पकड़ लेती है और सांस लेने की कोशिश करते हुए, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भैया हैं। ये सुनकर तो रूहान शॉक हो जाता है। वहीं भैरव धड़ाम से घुटनों के बल गिर जाता है। तभी पुलिस की फौज हॉल के चारों ओर से घेर लेती है और भैरव के ऊपर गन पॉइंट करता है। एक लड़का अमन, जो कि स्वरा का बॉडीगार्ड था, जिसे स्वरा की सेफ्टी के लिए प्रिया ने रखा था, भागते हुए आता है रूहान को देखकर। जल्दी चलो, हमें मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रूहान बिना वक्त गंवाए स्वरा को गोद में उठाकर तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। स्वरा रूहान को देखकर मुस्कुराते हुए, मिस्टर हैंडसम, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी सांसें थमने वाली हैं। यह सुनकर रूहान गुस्से से स्वरा पर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। स्वरा दर्द से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रूहान का पूरा हाथ स्वरा के खून से रंग चुका था। स्वरा की आंखें बंद होने लगी थी। रूहान जल्दी से एम्बुलेंस लेकर जाकर खुद की बाहों में रखता है। उसे देखकर वार्ड बॉय, सर आप पेशेंट को वहाँ पर लेटा दीजिए। उसके इतना बोलते ही रूहान उस पर जोर से चिल्लाता है, मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूँगा, समझे तुम चुपचाप अपना काम करो। वार्ड बॉय आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। अमन बस रूहान को देखते रहता है। स्वरा एक बार फिर से मुस्कुराते हुए अपने हाथ रूहान के गाल पर रख कर कहती है, मिस्टर हसबैंड, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिस पर तुम बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मैं तुम्हारी रियल स्माइल देखना चाहती हूँ। रूहान एकटक स्वरा को देखते रहता है, फिर झट से उसे सीने से लगा लेता है और दर्द भरी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। स्वरा मुस्कुराते हुए रूहान के कान में कहती है, आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। इतना कहते ही स्वरा की सांसें धीरे धीरे से धीमी होने लगती हैं। अचानक एम्बुलेंस रुकती है। रूहान बाहर देखता है तो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। रूहान स्वरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके पहुंचते ही स्वरा को ऑपरेशन थिएटर पर लेकर जाया जाता है। रूहान एकटक दरवाजे को देखता रहता है, फिर दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। उसके आंखों के सामने स्वरा की मुलाकात से लेकर अब तक की सारी घटनाएं बिल्कुल रील की तरह चलने लगती हैं। वहीं फैक्ट्री में दिव्या सामने खड़ी औरत को देखकर नम आँखों से देखते हुए, माँ आप जिंदा हैं? वह औरत बिल्कुल इमोशनल चेहरा बनाकर कहती है, हाँ बच्चा, मैं जिंदा हूँ। इतना बोलते ही वह जोर से हंसने लगती है। दिव्या कंफ्यूज होकर उस औरत को देखती है।
वह औरत दिव्या को देखकर हंसते हुए, कितनी भोली हो तुम, बिल्कुल एकदम कल्याणी की तरह। फिर एकदम से गुस्से से, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। दिव्या के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रोहिणी चलते हुए दिव्या के पास आती है। दिव्या के गाल पर हाथ रखकर रोहिणी से कहती है, हाँ मेरी नातिन, ये तुम्हारी माँ नहीं मौसी है, और मैं तुम्हारी नानी। कल्याणी और रुक्मणी जुड़वा बहनें हैं। दिव्या को तो इन सब की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। तभी तरुणा देवी की आवाज़ आती है, दिव्या तुम्हारी नातिन है। रोहिणी दिव्या के गालों से हाथ हटाती है और तरुणा देवी को देखकर हाथ धरू दी। दिव्या मेरी नातिन है। दिव्या एकटक बस रोहिणी को देखने लगती है। दिव्या धीरे से कहती है, लेकिन माँ ने तो कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है, सब मर चुके हैं। इस पर रुक्मणी बोलती है, हाँ क्योंकि तुम्हारी माँ तो सती सावित्री थी ना, उसे गदर लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। वह हमसे रिश्ता तोड़कर चली गई। और वैसे भी तुम्हारी माँ की वजह से हमने पता नहीं क्या क्या ही सहा है। इतना बोलते ही रुक्मणी दिव्या के बालों को पकड़कर गुस्से से कहती है, और अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नित्या की जान चली गई। बोलते हुए रुक्मणी दिव्या के बाल खींचने लगती है। दिव्या दर्द से आंखें बंद की हुई अपने बाल पर हाथ रखी हुई थी। रुक्मणी गुस्से से, तुम्हारे इस चेहरे की वजह से मेरी नित्या इस दुनिया में नहीं रही। दिव्या को दर्द में देखकर अनुज खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। रोहिणी को तो जैसे दिव्या के दर्द से कोई मतलब ही नहीं था। उसमें उसके खुद के परिवार उसके दर्द पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वहीं सिंघानिया परिवार के हर एक कोई दिव्या के लिए एहसास जारी कर रहे थे। रुक्मणी दिव्या को दर्द दे ही रही थी कि अचानक से कई सारे बॉडीगार्ड्स और पुलिस सबको घेर लेती है। पुलिस को देखकर सब पीछे की ओर हट जाते हैं, लेकिन रुक्मणी अब तक दिव्या को नहीं छोड़ती। 2 लेडी कांस्टेबल जाकर रुक्मणी को पकड़ लेती हैं। एक लेडी कांस्टेबल उसके हाथ को, जिसने उसने दिव्या के बाल पकड़े हुए थे, और दूसरी रुक्मणी के बाल को पकड़ लेती है। आदित्य, ध्रुव और प्रियांश एक साथ अंदर आते हैं। सभी प्रियांश को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस सभी को वहां से लेकर चले जाते हैं। आदित्य पुलिस को देखकर, जब तक मैं न कहूँ इनमें से किसी को रिहा मत करना। पुलिस हाँ में सिर हिलाकर चले जाते हैं। प्रीत होश में आते ही सीधा भाग कर जाती है और प्रियांश के गले लग जाती है। प्रीत रोते हुए, प्रिंस तू तो ठीक है, कहाँ था अब तक? प्रियांश मुस्कुराते हुए प्रीत के पीठ को सहलाकर, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये क्या बच्चों की तरह रो रही हैं? प्रीत प्रियांश से अलग होकर जोर जोर से मारकर चिल्लाती है, ये क्या मजाक था प्रिंस? प्रियांश अपने हाथों को हाथ रखकर, आह दीदी दर्द होता है। प्रीत फिर एक बार रोते हुए प्रियांश के गले लग जाती है। प्रियांश अब नीलम के पास जाकर उसके आगे दोनों घुटनों के बल बैठकर
कान पकड़ लेता है और नीलम को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था। इसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। नीलम एकदम रोते हुए प्रियांश को उठकर गले लगा लेती हैं। सभी की आंखें नम सी हो जाती हैं। प्रियांश अपने दादा और पापा को भी सॉरी बोलता है। प्रियांश अब दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है। दिव्या बस प्रियांश को ही देखती रहती है। प्रियांश दिव्या को देखकर, बड़ा ही नसीब वाला हूँ मैं जो मुझे आपके जैसा दोस्त मिला। अपनी जान को दांव में रखकर आपने सब हमारी जान बचाने की कोशिश की। आई एम वेरी लकी। फिर प्रियांश अपने कान पकड़कर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके जज्बातों की कद्र नहीं की। दिव्या कुछ देर तक प्रियांश को देखती रहती है। फिर अचानक से उसके आंखों से आंसू बहने लगती हैं। यह देखकर प्रियांश अपने हाथ बढ़ाने वाला होता है कि वह एकदम से अपने हाथों को रोक लेता है। वहीं जब आदित्य दिव्या की आंखों में आंसू देखता है तो वह जल्दी से उसकी ओर ही बढ़ जाता है। आदित्य के पहुंचते ही दिव्या आदित्य के गले लगकर जोर से रोने लगती है। दिव्या आदित्य के सीने से लगे हुए रोते हुए ही कहती है, अच्छे से माफ़ी मांगिए। प्रियांश कंफ्यूज होकर, अच्छे से कैसे मांगूं? दिव्या एकदम से, कान पकड़कर उठक बैठक कीजिए। प्रियांश हैरान होकर दिव्या को देखता है। प्रियांश को ऐसा देखता पाकर दिव्या और जोर से रोने लगती है। प्रियांश हड़बड़ाकर, अच्छा बाबा कर रहा हूँ ना, बोलते हुए प्रियांश उठक बैठक करते हुए सॉरी बोलने लगता है। प्रियांश और दिव्या की हरकत देख दुख भरे माहौल से निकलकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में सारा परिवार जाने लगता है। प्रियांश एकटक दिव्या को देखने लगता है। उसकी नज़रों को देखकर ध्रुव प्रियांश के कंधे पर हाथ रखता है। प्रियांश मुड़कर ध्रुव को देखता है। ध्रुव एक नज़र प्रियांश को देख दिव्या की तरफ देख कर कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम दिव्या के लिए क्या फील करते हो। भले ही तुमने ये सब नाटक किया था, पर फिर भी तुम्हारे दिल में दिव्या के लिए फीलिंग है। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रियांश भी जाती हुई दिव्या की ओर देख कर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं दिव्या से सच में प्यार करता हूँ। वो है ही ऐसी कि मैं खुद को उसके प्रति उत्पन्न एहसासों को रोक नहीं पाया। प्रियांश की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। अब तक सब कोई जा चुके थे। फैक्ट्री में तो बस प्रियांश और ध्रुव थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए, सच कहा तुमने, दिव्या है ही ऐसी कि किसी को भी उसके प्यार हो जाए। अब मुझे ही देख लो, मैं भी पहली नज़र में दिव्या को दिल दे बैठा था। लेकिन प्रियांश हैरानी से ध्रुव को देखता है। तभी बाहर से उसे ज्येष्ठा के बुलाने की आवाज़ आती है। ध्रुव बाहर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ज़रूरी नहीं कि पहला प्यार ही सक्सेस हो, दूसरी मोहब्बत भी बहुत सुकून दे जाती है, जो अब मैं फील कर रहा हूँ। मेरी वाइफ के साथ रहकर, भले ही मेरा पहला प्यार दिव्या थी,
लेकिन 8% और आखिरी सांस तक मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठा ही रहेगी। इतना बोलते ही ध्रुव प्रियांश की ओर देखकर, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम भी वही करो जो मैंने किया, पर मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी खुशी छीनने का क्रेडिट हमें मिल जाए तो ये कोई प्यार नहीं है, बस पाने की चाहत है। इतना बोलकर ध्रुव प्रियांश के कंधे को थपथपाता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। कार में आदित्य और दिव्या बैठे हुए थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। आदित्य अपने फ़ोन में बिजी था और दिव्या बस आदित्य से बात शुरू कैसे करें यह सोच रही थी। इस घबराहट में दिव्या अपने हाथ बार बार मसल रही थी। आदित्य भी दिव्या को नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। दिव्या से जब कुछ बोला नहीं जाता तो वह फ्रस्ट्रेट होकर सीट से टेक कर बैठ जाती है। अनुज सीधे सपना के घर जाता है। उसे देखते ही अनु दौड़ते हुए आकर अनुज से लिपट जाती है। अनुज अनु को गोद में उठाकर गाल पर किस करता है। अनु भी अनुज के गाल पर किस करके कहती है, पापा आई रियली मिस यू। अनुज अनु के नाक पर टैप करके, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सपना एकटक अनुज को देखती रहती है। प्रकाश और शिखा भी वहीं खड़े थे। अनुज दोनों को देखकर, माँ पापा मैं सपना और अनु को लेने आया हूँ। अनु जब यह सुनती है तो जल्दी से प्रकाश और शिखा को देखकर खुशी से बाय बोलने लगती है। यह सब सुनकर तो सपना की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सपना के चेहरे पर मुस्कुराहट देख प्रकाश और शिखा भी मुस्कुराते हुए अनुज को देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। अनुज प्रकाश और शिखा के पैर छूकर उन्हें अलविदा कहकर कार में अनु को गोद में लेकर बैठ जाता है। सपना भी उसके साथ बैठ जाती है। अनु कार स्टार्ट करता है। सपना अनुज के हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। अनुज सपना को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए आगे देखकर ड्राइव करने लगता है। अर्जुन प्रीत को गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी प्रीत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए अर्जुन, हमें अपने घर जाना है। हमें प्रिंस के साथ कुछ वक्त बिताना है, उससे बातें करनी हैं। अर्जुन प्रीत की बातें बिना सुने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करता है। फिर प्रीत को लेकर बेड पर बिठा देता है। प्रीत उठकर खड़ी होती है। अर्जुन झटके से प्रीत के हाथ को पकड़कर उसे बिठा देता है। प्रीत कुछ बोलने वाली होती है कि अर्जुन सीधे प्रीत के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। प्रीत की पकड़ अर्जुन के कंधे पर कस जाती है। अर्जुन बहुत ही सॉफ्टली प्रीत को किस करने लगता है। प्रीत भी अब अर्जुन का साथ देते हुए उसे फील करने लगती है। 15 मिनट की किस के बाद अर्जुन धीरे से प्रीत के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। प्रीत की आंखें बंद थी। काफ़ी देर बाद प्रीत अपनी आंखें खोलती है तो पाती है अर्जुन उसके चेहरे के बहुत करीब था।
अर्जुन प्रीत की आंखों में देखकर जान आज माँ पापा दादाजी और प्रियांश यहीं रुक रहे हैं। प्रीत बस एकटक अर्जुन को देखती रहती है। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए उससे दूर हटकर वॉशरूम चला जाता है। आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, लैपटॉप लेकर बेड की तरफ जाकर फ़ोन लेता है और सोफे की तरफ जाने लगता है कि दिव्या, आप मुझसे नाराज़ हैं? आदित्य दिव्या की बात सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता और अपने कदम बढ़ाने ते हुए जाने लगता है कि उसे फिर से एक बार दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य अब मुड़कर दिव्या को देखने लगता है, जो कि इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठ कान पकड़ी हुई थी। दिव्या आदित्य को देखकर आई एम सॉरी आप पर विश्वास नहीं करने के लिए, आई एम सॉरी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के लिए, आई एम सॉरी आपको ना समझने के लिए, आई एम सॉरी आपको दर्द देने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आदित्य दिव्या की ओर बढ़कर अपना हाथ आगे करता है। दिव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या को उठाकर बेड पर बैठने के लिए कहता है। दिव्या बेड पर बैठकर एकटक बस आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य लैपटॉप और फ़ोन को साइड में रखकर दिव्या के गाल पर हाथ रखता है। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थीं। आदित्य दिव्या की आंखों में देखकर, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, तुम पर मैंने हाथ उठाया, बहुत दर्द दिया होगा ना तुम्हें, आई एम सॉरी वाइफी कहते हुए आदित्य आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर दिव्या की धड़कन बढ़ने लगती है। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या के गाल पर किस करता है। दिव्या बस आदित्य को देखती रहती है। इतना करते ही आदित्य दूर हो जाता है। दिव्या तुरंत आगे बढ़ती है और आदित्य के चेहरे को दोनों हाथों में थामकर उसके ओंठों पर अपने ओंठों को रख देती है। दिव्या के ऐसा करते ही आदित्य दिव्या के कमर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों ओठों के रसीले रसपान में को पीने में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें किस करते हुए आधा घंटे बीत गए थे। दिव्या धीरे से आदित्य के ओंठों को छोड़ती है, फिर एक गले लगकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य दिव्या से अलग होकर आदित्य को देखने लगती है तो वहीं हॉस्पिटल में शौर्य का ऑपरेशन हो चुका था। वह बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रूहान अंदर जाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे ही देखने लगता है। शौर्य धीरे से आंखें खोलती है। रूहान को देखते ही शौर्य के होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रूहान शौर्य के गाल पर हाथ रखकर, तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शौर्य मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। रूहान एकटक शौर्य को देखने लगता है। शौर्य भी रूहान को देखती रहती है। शौर्य उसी तरह देखते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, मुझे बेड पर लेटे रहना पसंद नहीं है। प्लीज़ तुम मुझे आज ही लेकर चलो।
रूहान बहुत ही नरमी से। आज यहीं रहो, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा। शौरा का तो मुंह बन जाता है, फिर वह कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रूहान जमीन से उठकर जाने लगता है कि शौरा कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? रूहान पीछे मुड़कर शौरा को देखता है। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर शौरा रूहान की आंखों की गहराई को देखने लगती है।